हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के नए एपिसोड में। और आज हम विश्व संगीत दिवस के दिन अगर बैठे हैं तो मुझे याद आता है कि अगर मानव इतिहास में आप दुनिया की सबसे पुरानी और जितनी पुरानी सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो रोम की सभ्यता हो या वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, में मानवता के विकास के जड़ में अगर आप देखें तो एक ही स्तंभ निकल कर आता है और वो है संगीत। संगीत मानव को मानवता से जोड़कर रखता है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद हैं। संजीव कुमार मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक वर्तमान में अगर हम बात करें तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कार्यरत हैं और कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखे होंगे वेब सीरीज, उनमें अपने संगीत दे चुके हैं, अभी तक निर्देशित कर चुके हैं। और साथ ही आज विश्व संगीत दिवस की बात हम करते हैं तो आज इसी दरमियान बहुत सारी बातचीत होगी, एक जनरल बातचीत जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट के बारे में पता किया जाएगा और भी कई सारी चीज़ें जो एक टीचर को समस्याएं देखनी पड़ती हैं, उन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी पूरी पॉडकास्टर आशुतोष की टीम के साथ मैं सर का स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है हमारे सेट पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे हैं आप? बेहतर हूँ, बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों से मिलकर और खुशी होती है। तो सर, सबसे पहले बात करेंगे, अगर संगीत की बात करें तो देखा जाता है जितने सारे नई युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं संगीत में लेकर बहुतों की रुचि भी है और कईयों की रुचि नहीं भी है, कईयों की रुचि अलग भी है। सबसे पहले अगर एक बात करें हम, संगीत है क्या, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, या एक लेमैन तरीके में अगर समझाया जाए किसी ऐसे बच्चे को जिसका कोई नाता नहीं रहा है अभी तक संगीत से, वो उसको कैसे समझाएंगे कि ये है संगीत? देखिए, संगीत के 3 पार्ट है। एक है गायन, दूसरा है वादन और तीसरा है नृत्य। जी। तो गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। जी। ये तीनों अलग-अलग विधा है। और संगीत और जीवन, ये एक विषय आती है कि हमारे जीवन में संगीत कितना महत्व रखता है, जैसा आपके सवालों में छुपा पर्सनैलिटी था। डेवलपमेंट की भी बात हम करते हैं संगीत हाँ जी, के हाँ जी। माध्यम से ही। एक मनुष्य का जब जन्म होता है तो शिक्षा दीक्षा के लिए कहीं भेजा जाता है। जी। सबसे पहली जो शिक्षा होती है कि उसका मानसिक विकास कैसे हो। छोटे छोटे बच्चे को आप क ख ग घ ABCD तो बाद में सिखाते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी के जरिए उसको कुछ सिखाते हैं। तो वहां पे सबसे पहले नृत्य का इस्तेमाल करते हैं लोग, टीचर लोग, नर्सरी टीचर आप देखते होंगे। तो जो टीचर एक्टिंग करके पढ़ाते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जी। इसका मतलब है कि बच्चा मूवमेंट देख करके ज्यादा सीखता है। तो वहां से आप संगीत का इस्तेमाल देखेगा स्कूलों में कि छोटे छोटे बच्चे के बीच में पोयम के जरिए पहले शुरुआत करा जाता है। जी। फिर पोयम से हट के लास्ट में आगे बढ़ते हैं जैसे बच्चे, तो धीरे धीरे करके उसको इंस्ट्रूमेंटल ज्ञान दिया जाता है। फिर धीरे धीरे संगीत से बच्चे का जितना रुचि है उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के जीवन में संगीत को। जी। और मैं मानता हूँ कि भारत में हम लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी विशेषता कह लीजिए या हमारा सौभाग्य कह लीजिए, हम भारत में मौजूद हैं और भारत की धरती पर पले बड़े हैं। भारत में संगीत को देखें तो जो संगीत की हिस्ट्री रही है पूरी, वो बहुत ही बड़ी और प्रख्यात हिस्ट्री रही है संगीत की। और हमारे पास कई सारे यंत्र हैं, एक हमारे सामने मौजूद है हारमोनियम। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट वाद्य यंत्र कौन सा है? मेरा फेवरेट वाद्य यंत्र तो हारमोनियम ही है। सबसे पहले मैं इसी को देखा था। जी। जब जीवन में सबसे पहला चीज जो लोग देखते हैं, कोई भी चीज हो, हारमोनियम हो या लिखने में पेन ही एक छोटा सा, जी। उदाहरण के तौर पे, तो जो फर्स्ट हम मार्केट में देखते हैं या चाचा के पास देखते हैं, भैया के पास देखते हैं, जो हमारे आसपास इर्द गिर्द लोग हैं, जी। तो हारमोनियम से सबसे पहले मैं जुड़ा। रेडियो स्टेशन के कलाकार हमारे गांव में आए हुए थे, एक महाविद्यालय हमारे गांव में, तो वहां प्ले करते देखा फोक सॉन्ग के जरिए। तो वहां पे मैं देखा ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से है, मेरे गांव में नहीं था उस ये वक्त। कौन से सन की बात है, मतलब कौन सी ईयर की बात है? ये 85 87 के 1985 आसपास। की बात हाँ कर जी, रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। तो उस समय काफी छोटे थे, तो इंस्ट्रूमेंट देखे हारमोनियम, उसके बाद सिंथेसाइजर देखे जिसको गांव घर में कैसियो बोलते हैं लोग। बोलते हैं जी। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट को जब मैंने यूज करना शुरू करा हारमोनियम को, तो साउंड बेहतर करने के लिए, एक गायक को आवाज बनाने के लिए, बेहतर साउंड बनाने के लिए हारमोनियम जितना बेहतर इंस्ट्रूमेंट है
उतना दूसरा नहीं है मेरे ख्याल में। सिंथेसाइजर है तो आपको सजा देती है। अच्छा। सीधी सादी भाषा में बात करें तो हम हारमोनियम को बोलते हैं रोटी चावल, जिससे हमारा ग्रोथ होता है, और कैसियो को हम बोलते हैं फेयर लवली, जो बाहरी त्वचा को सुंदरता प्रदान करती है। उस बैग में आगे में वो कर देना। और हारमोनियम एक सीखने वाले गायक के लिए जो संगीत से रुचि रखते हैं, वोकल हैं, सिंगिंग करते हैं, तो हारमोनियम से बेहतर दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पहले अपने हिंदुस्तान में, जैसे आप प्राचीन संगीत के बारे में बात कर रहे थे, तो संगीत दो तरह की है अपने हिंदुस्तान में। एक तो है उत्तर भारतीय संगीत और एक है कर्नाटकीय संगीत, जो दक्षिण भारत में है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम अपने हिंदुस्तान का नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत में जो वाद्य यंत्र आते हैं वो तानपुरा आता है जी, वीणा है, फ्लूट है। ये हारमोनियम सब तो दूसरे विदेशों से आया, जर्मन से। ये हारमोनियम हमारे भारत का नहीं है? नहीं, ये बाहर से आए हुए इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आवागमन हुआ इस देश से दूसरे देश लोग गए, काला का आदान प्रदान हुआ, तो फिर वहाँ के इंस्ट्रूमेंट यहाँ आए, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट वहाँ गए। आजकल तो सोशल मीडिया फैलने से, आवागमन होने से, देखिए वहाँ का संगीत अपने हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का संगीत लोग बाहर सीखते हैं, वहाँ का हम लोग। लेकिन ये तो बात काफी, जैसे आप 1880 की 70 की बात, उस दशक की बात बता रहे हैं, उस समय की, तो उस सेंचुरी में भी, क्योंकि उससे पहले भी रहा होगा ये वाद्य यंत्र, अगर हारमोनियम की बात करें तो ये काफी पहले से भारत में, मतलब लोग जब से ट्रैवलर्स आए होंगे वो अपने साथ कितना पहले लेकर आए होंगे कि आज भी हमारे साथ ही मौजूद है तो काफी पहले, लेकिन सबसे पुराना नहीं कहेंगे। अपने हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट में तानपुरा, वीणा, सितार, जल तरंग, जल तरंग, ये सब आते हैं जी। और ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो पढ़ा है, सुना है कि ये जर्मनी से आया है। जर्मन रीड के नाम से आपने सुना होगा कि मुझे हारमोनियम लेना है तो जर्मन रीड वाला चाहिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट वहां से आया है। तो संगीत की अगर हम बात करते हैं, आजकल देखा जा रहा है युवा पीढ़ी की बात अगर हम करें तो ज़्यादातर एक तो वो फ़ोन में लगे रहते हैं सब लोग, ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया की बात करें या गैजेट्स की बात करें, उसी में रहते हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं देखा गया है कि उनका जो मानसिक तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आजकल के बच्चों का। वो खींचते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इन सब के बीच में संगीत कैसे उन सभी को एक दिशा दे सकता है या फिर कैसे मदद कर सकता है किसी को अपने आप को संतुलित करने में? देखिए, इसको तो सबसे पहले मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया संगीत से जी, गांव में पढ़ता था, एक्टिविटी होती थी, नाटक लोग खेलते थे। आजकल टीवी रेडियो का जमाना आ गया, पहले भी रेडियो था, टीवी नहीं था। रेडियो भी किसी किसी के पास होती थी, जो पेरेंट्स होते थे वो रखते थे। हम लोग नाटक के जरिए आपस में एक्टिंग कर करके खुश होते थे। तो सर देखा गया है युवाओं में, अगर हम देखें, क्योंकि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, तो हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मैं उसके कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, और ये मेरे दर्शकों के लिए भी एक नई बात होगी, उन्होंने नहीं देखा होगा। मैंने इस रिसर्च पेपर पढ़े, उस पेपर में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है। वैसे तो भारत की बात करें या बाहर की बात करें, कई सारे रिसर्च पेपर सालाना पब्लिश होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, लेकिन खासकर संगीत के ऊपर कुछ जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें ये पाया गया कि कुछ ग्रुप्स ऑफ लोगों को लिया गया, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग जगह रखा गया। हालांकि मूल इसका एक जो निष्कर्ष निकल कर आया वो ये था कि जिन लोगों को संगीत सुनाया गया रेगुलर इंटरवल पे और कॉन्स्टेंटली, उनके मनचाहा संगीत हो या किसी भी प्रकार का संगीत सुनाया गया, तो ये देखा गया कि उनकी मानसिक संतुलन और बेहतर हुई दूसरों के मुकाबले। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं आजकल के युग में, वो डेवलप होती है हमारी संगीत सुनने से, ऐसा दावा करती हैं वो रिसर्च पेपर्स। तो जब हम इतने सारे रिसर्च हमारे बीच मौजूद हैं, हम भारत में बैठे हैं, भारत के इतने महान संगीत के इतिहास को हम देख रहे हैं, और भारत से योगा बाहर गया, फल फूल रहा है बाहर, योग का योगा हो गया, उसी तरीके से भारतीय संगीत भी बाहर लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इन सब की भूमिका को अगर देखा जाए तो प्रश्न मेरा ये निकल कर आता है कि आजकल के युवा जो इतने भटक गए हैं, जो मानसिक तनाव में हमेशा रहते हैं, उन सबको संगीत की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उनको थोड़ा बैलेंस मिलेगा दिमाग में। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, हमने कहीं पढ़ा था कि मनोव्यथा जब असह्य और असहाय हो जाती है, जब उसे रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं मिलता, तब वो संगीत के चरणों में जा गिरती है। आपके साथ कुछ घटना घटित हो जाए तो या तो आप खूब रोते हो जी,
या आप सोचते हो कि आप कितना रोए, रोने का भी एक हद है, तो अपने आप को बदलने के लिए सोच, हाँ मनोरंजन होता हो, चलो कुछ खेलते कूदते हैं। लेकिन मानसिक व्यथा जो कुछ ज्यादा गहरी है, आप जब खेल कूद देखते हो तब भी आपका ध्यान वहां से हटता नहीं है, वो उसी जगह फंसे हैं, उसी व्यथा में, दर्द में जी रहे हैं। लेकिन जब आप संगीत के पास जाते हैं, जो 7 स्वर है, सारे गामा पा धा नी, जब इसके पास आप बैठते हैं, चाहे आपको गाने आता हो, बजाने आता हो या नहीं आता हो, वो मायने नहीं रखता है। हमें समझ कितना है संगीत का, जब अब उस जगह बैठते हो, सुनते हो, तो संगीत में एक शक्ति है, जो मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, जो सा रे ग म प ध नी है जी। उसमें 4 ऐसे स्वर हैं, रे ग ध नी, जो शुद्ध स्वर टूट के बिखरता है तो कोमल बनता है जी। लेकिन म का एक साउंड ऐसा है जिसको धरती अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। जैसे रे की आवाज है, टूट के बिखरेगी, रे बोलेंगे उच्चारण में गा के, तो वातावरण में टूटेगी बिखरेगी तो धरती अपनी तरफ खींचती है। लेकिन म का साउंड जो है संगीत में सबसे महत्वपूर्ण है, वो तीव्र स्वर जिसे कहते हैं। म की आवाज जब वातावरण में बिखरती है तो सीधा ऊपर की तरफ जाती है जी। तो जो दर्द है हमारा जीवन में, मनोव्यथा का, कोई भी तकलीफ हो, संगीत हमारे लिए क्यों जरूरी है, जब हम संगीत के पास जाते हैं क्यों मुझको अपनी तरफ वो खींचती है, तो म का जो साउंड है वो टूट के नीचे नहीं बिखरती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो हमारा जो सुनने की कैपेसिटी है वो ध्यान को दूसरी तरफ ले जाता है, दूसरी दुनिया में ले जाता है। ये शक्ति है ईश्वरीय। अब इतनी उम्र तो हमारी नहीं हुई कि उतनी गहराई तक बताऊं, लेकिन हमने देखा है कि जब आप संगीत का अभ्यास भी करते हैं जी, सुनने का मतलब अभ्यास करना भी होता है। जब आप संगीत के पास बैठते हैं कुछ बजाने के लिए, तो उस समय जो साउंड है वो अपनी तरफ आपको खींचती है। फिर बाहरी साउंड से आपका ध्यान हटता है, मन के अंदर जो साउंड चल रहा है, आपके मन में भी तो साउंड चल रहा है। एक तो बाहरी साउंड है, एक मेरे अंदर साउंड है, घुटन वाली, तड़प वाली, बहुत सारी समस्याओं वाली। उस साउंड से वो साउंड हार जाती है जब वो संगीत वाले साउंड के पास आती है। तो संगीत में बहुत सारी शक्तियां हैं, राग है, अलग अलग दुख तकलीफ के, मैं ये आपसे पूछने वाला था, ये राग वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ में आता। संगीत का मतलब सारे गामा पा धा नी ही समझते हैं और सप्तक का इसमें कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे संगीत, जैसे आपने मनोव्यथा के बारे में बताया कि उसकी गहराई तक जाके हमको उसको ओवरकम कर जाती है। म्यूजिक का जो साउंड है वो उस आपके अंदर का जो साउंड है उसको ओवरकम करके उसको सप्रेस कर सकता है या फिर उसको खत्म करके आपको एक नई दिशा दे सकता है। ये काम करता है। तो बहुत अच्छे से बताया सर आपने। इसमें अगर मैं मुख्य तौर से देखूं, हमने देखा आजकल के युवाओं में, मैंने आपको जैसे शुरुआत में पूछा आपसे कि संगीत में रुचि उनकी बढ़ रही है, कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की कम भी हो रही है। और आधुनिकता के बढ़ने के वजह से हम सोशल मीडिया का प्रभाव देख रहे हैं। इसके वजह से क्या है कि सारी चीजें उनको घर तक आ गई है। मतलब हम पहले अगर बात करें, आज से 2 दशक पहले की बात करें, तो स्टूडियो तलाशने जाते थे सिंगर्स, जो भावी सिंगर्स हैं। उनको लगता था कि अगर मैं अच्छा गा रहा हूं तो अपने आप को आज घर में स्टूडियो खोल के बैठे हैं सब लोग, 4 दीवारी के बीच में कुछ साउंड एब्जॉर्बर्स लगा के, एक माइक का प्रयोग करके, कुछ सस्ते माइक वगैरह लेके आराम से एक नॉर्मल से सेटअप में भी साउंड रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि सुविधाएं बढ़ गई हैं। इस बीच में यदि कोई युवा या कोई हम में से कोई ऐसा इंसान, या सिर्फ युवा ही नहीं, अगर बात करें कोई बड़ा बुजुर्ग भी सीखना चाहे, अगर संगीत में शुरुआत कर रहा है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? गायन के लिए अलग बताइए और वादन के लिए अलग बताइए। शुरुआत कैसे करे कोई भी संगीत सीखने के? अभी के समय में देखिए, आप सवालों को मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाऊंगा जी। कि जो सुख सुविधाएं हो गई है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर ना क्रिएट करने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो गई है। जैसे पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो अलग अलग चीज जोड़ जाड़ के लोग क्रिएट करते थे घर पे, अपना माइंड यूज करते थे। आजकल कोई भी चीज हमें चाहिए तो बाजार में उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा वीक हो रहे हैं जी। सुख सुविधा मिल रहा है तो साउंड को हम बना लेते हैं, लेकिन जो पहले के लता जी हैं, रफी जी हैं, किशोर जी हैं, उन्होंने जो अभ्यास किया, जो रियाज किया, उन गानों में स्थिरता है। वो गाने आज भी अमर है, कल भी रहेंगे। आज का जो सॉन्ग आता है शोर सराय वाला, उसमें हर
कंट्री के म्यूजिक मिक्स हो गए हैं, ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक लोग यूज करना शुरू जी। करे हैं, उसमें शोर है, उसमें शांति नहीं है उस संगीत में, तो अलग-अलग उससे जॉनर कहीं ना की कहीं बात करते नुकसान हैं। भी है। मार्केट में आप मार्केट में जल्दी जगह बना सकते हैं उसके जी। जरिए, ये सुविधा हो गई है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए आपको तो मेहनत करना होगा और लगातार ज्यादा समय तक अभ्यास करने की जरूरत है। सुख सुविधा मिलने से ये तो फायदा हुआ है, आजकल के बच्चों में मैं देखा हूं कि ज्यादातर बच्चे इस तरफ जुड़ रहे हैं। पहले अभावों के कारण मेरे घर में हारमोनियम नहीं है, कैसे सीखे। अब एंड्रॉइड फोन के ऊपर ऐप डाउनलोड करके उसमें बजा ऐप सकते में हैं। ही बजा सकते हैं, उसमें क्रिएट करते हैं बच्चे, हम्म। और आजकल के बच्चे तो हम लोग से ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, ये भी देखा हूं मैं। क्रिएटिविटी बढ़ रही है हाँ जनरेशन बाय जी जनरेशन, जी। लेकिन पेशेंस कम हो रहा है। आपका मानना क्या है इस बारे में? स्थिरता, देखिए स्थिरता के लिए तो पेशेंस चाहिए, कि रोज नए नए कंटेंट चाहिए लोगों को, तो नए नए क्रिएट कौन करेगा, कहाँ से करेगा? जो जी। अभ्यास करेगा, गहराई में जाएगा। साउंड है ये, 7 तरह के साउंड होते हैं। जी। सारे गमा पधनी से बजा लिया सर, ये तो आ गया, हमें आगे आगे से बताइए। आइए। हाँ। सारे गामा पधनी सा, उस साउंड को अगर आप समझ गए तो आप तो कोई भी सॉन्ग निकाल सकते हो, कोई भी सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो अपने मन से। तो उसके लिए बच्चे आजकल स्थिर नहीं, आपने जो बोला ना स्थिरता जी। चाहिए, स्थिरता इसीलिए चाहिए, कम शब्दों में बच्चे कहते हैं हम समझ गए, समझते नहीं है, ऊपर ऊपर समझते हैं, लाइट लाइट समझते हैं। अभी म्यूजिक में ही है ना कि लाइट म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है। जी। तो क्लासिकल सीखने के लिए तो आपको बिल्कुल स्थिर होना होगा, गंभीर होना पड़ेगा, बहुत पूरा। स्थिर होना होगा। बड़े बड़े आर्टिस्ट का इंटरव्यू वगैरह हम भी सुनते हैं, किशोर कुमार के लड़के हैं अमित कुमार जी, वो भी गए थे क्लासिकल सीखने, तो किशोर कुमार बोले यार छोड़ दो, तेरे बस का नहीं है, तुम सिर्फ गाना गाओ। अच्छा तुम सिर्फ गाना गाओ, हाँ, क्लासिकल छोड़ दो। अच्छा, गाना और क्लासिकल टफ है, क्लासिकल में अभ्यास ज्यादा मांगता है जी। और आप लाइट म्यूजिक में है, गजल भजन फिल्मी, आप गाने गाओ, मार्केट में आ जाओ, घर परिवार चलाओ। ये मुझे क्लासिकल की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उतार चढ़ाव में भी ठहराव ढूंढते हैं बहुत। सर आजकल बहुत सारे नए नए कलाकार आ रहे हैं, आपने सुना होगा, कई सारे ट्रैक सुने होंगे आपने नए, और उसमें मैं अभी आपको एक बताता हूँ, अभी एक नई वेब सीरीज आई है पंचायत 2, उसका सीजन 2 आया है। उसमें एक बहुत ही फेमस एक सॉन्ग यूज हुआ है, उसका हम लोग ट्रैक सुन रहे थे, कैसे कैसे रिकॉर्ड हुआ है उसका। तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर्स थे या जो म्यूजिक के विशेषज्ञ हैं, वो लोग बता रहे थे कि इसको हम लोग वैसे ही क्रिएट भी कर सकते थे हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से इसमें सारे, लेकिन उसमें बुलबुल तरंग यूज हुआ है, उसमें यूज हुआ है आपका हारमोनियम यूज हुआ है, मंजीरा यूज हुआ है। उन्होंने बोला कि इसको हमने लाइव ट्रैक रखा, मतलब कि तबला जो बज रहा है वो कॉन्स्टेंटली बज रहा है, वो लूप में नहीं बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो लाइव बजा रहे हैं। तो उसका जो एक इफेक्ट आया, उसने ऐसा धूम मचाया उस गाने ने। आपने सुना होगा ए राजा जी करके एक सॉन्ग अभी उनका निकला है, पता नहीं आप, मनोज तिवारी। हाँ मनोज तिवारी का, हाँ एक रेता रहलवा जरूरत ऐसा करके कुछ उसका लिरिक्स है। तो कितना हिट हो गया है उसको, मिलियंस क्रॉस कर गया है। लेकिन बिल्कुल अभी रील तरह हाँ, जगह जगह उसी हर का जगह वही हाँ। गाना आप देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मैंने देखा कि उसको लाइव एकदम परफॉर्म किया गया। तो मनोज तिवारी ऐसे कलाकार हों, और संगीत में भी वो आप अभी बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकते हैं हम ये सारा साउंड। सर आपको क्या पसंद है, कौन से जॉनर आपको ज्यादा पसंद है गानों में? बॉलीवुड है, हॉलीवुड के सारी क्लासिकल्स हैं, गजल आप देखेंगे, सारी कुछ चीजें। देखिए जो संगीत के छात्र है, जैसे मैं हूँ अभी जी। छात्री समझता हूँ मैं और संगीत सारे अच्छे हैं, फोक सॉन्ग का अलग मजा है जी। गजल का अलग है, फिल्म संगीत का अलग मजा है, उसमें तो सारे विधाओं को जोड़ करके लाइट बना करके देखने फैलाया जाता है, जो सब लोगों को पसंद आती जी। है। मेरी जहां तक पर्सनल चॉइस की बात है, तो मुझे भजन और गजल से ज्यादा लगाव रहा। अच्छा। मैं भजन बचपन में सुना करता था, जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो गजल की तरफ गया, फिल्म संगीत की तरफ आकर्षित हुआ। फिर जब उम्र और बढ़ती है, जब आप 40-45 के आसपास जब पहुंचते हैं, संगीत के भी रुचि के भी अलग अलग एज में अलग अलग रुचियां होती है। पहले दर्द के गाने आए, जवानी के दिनों में दर्द भरे नगमे बहुत पसंद आते थे। अब इस उम्र में देखता हूं मैं भजन ज्यादातर आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है जी। संगीत की जो ताकत बताया ना कि यही सब है कि किस वक्त में कौन सा संगीत आपको राहत दे सकता है। जी, ये मेडिकेशन का काम करती है। हाँ, बहुत। आप मन खुश है हमारा किसी बात से, उस समय कोई दर्द भरे गाने बजा दे, अरे बंद कर, अभी मुझे डांस करना है। तो राग सब में वही है, अपने हिंदुस्तानी संगीत में अलग अलग
जो हमारी भावनाएं हैं, खुशी का, दुख का, पर्व का, त्योहार का, उस सब का एक धुन पहले से ही लोग शास्त्रीय संगीत वाले हमारे रच उस्ताद चुके लोग हैं। बना करके छोड़ दिए हुए हैं। जी। सीखो और उस पे करो, हम्म। तो उस पे वक्त देना होगा। एक एक राग का रियाज करने के लिए लोग 5-5 साल, 10-10 साल लगे हुए हैं, जी। उम्र भर। हम्म। तबला में भी एक बोल है, 3 ताल है, हम्म। तो एक 3 ताल में ही लगे हुए रिसर्च करने के लिए, उम्र बीत जाती है। 3 ताल के इतने प्रकार हैं, इतने क्रिएट कर सकते हैं उसमें। एक मंजीरा बजाने में लोग पीएचडी हाँ, करते पीएचडी हैं। करते हैं, जी। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट। लोग, हम्म। आप लोगों को कहिएगा तो मजाक समझेगा कि मंजीरा में क्या एमए होगा यार, हम्म। डबली में एमए करते हैं लोग। जी। सर कोई भी गजल का कुछ मिसरा अगर आप सुनाएं अभी, जो आपको पसंदीदा आपके गजल हो, मेरा एक तो आधे मिसरे बस कुछ। सबसे फेवरेट गजल तो मेरा यही है। इसको आप कई रूप में ले सकते हैं, प्रेम के रूप में भी ले सकते हैं, ईश्वर के रूप में भी ले सकते हैं। हम्म। आ भी जा के जिंदगी कम है, आ भी जाओ के जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, आ भी जाओ के जिंदगी कम है। अंतरे का दो मिसरा सुनाएं। अभी जो हालात है देश जी। में, कोरोना के काल के समय जो हालात थी, जी। दुख में ज्यादातर लोग हैं आज सुख की तलाश में भटक रहे हैं। पहले अभावों में भी खुशियां थी, जी। अब खुशियों में भी अभाव है। अभाव है। उस पे एक शेर है बहुत बेहतर इसी गजल का, जाने क्या हो गया है मौसम को, जाने क्या हो गया है मौसम को, हाँ। जाने क्या हो गया है मौसम को, धूप ज्यादा है, धूप मतलब दुख, धूप ज्यादा है चांदनी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, आ भी जाओ के जिंदगी कम है। वाह सर, एकदम मजा आ गया। एक मुझे शायर का नाम तो नहीं याद है, एक मुझे उनका एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने लिखा था कि मैं गजल सुनाकर चुपचाप खड़ा रहा और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाँ। ठीक है, वैसा ही है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आपके गजल अगर बोले राइटर्स में से सबसे आपके पसंदीदा कौन है? गजल राइटर में तो इकबाल साहब का भी गजल, बहादुर शाह जी का, जफर जी का गजल, बशीर बद्र और साहब भी लिखते हैं। बशीर बद्र साहब भी हैं, एक शिव कुमार बटालवी हैं, हाँ, उनका भी मुझे बहुत उनका कुछ पसंद अगर याद आता हो है। तो उनका कुछ सुनाइए, अगर कुछ अभी याद तो हो। याद नहीं है, एकदम से याद नहीं आ रहा है। हाँ। माहिया उन्होंने गाया था, शिव कुमार बटालवी साहब का मुझे याद आ रहा है। उनका वो कई गाया जाता है, कई सारे शादी विवाह में भी उधर पंजाब की तरफ अगर जाए, या उधर पाकिस्तान में जो पंजाब है उस तरफ भी अगर आप देखें तो उधर ज्यादा फेमस हुए वो। अब संगीत देखेंगे ना तो ये भाषा प्रांत इसमें बटा हुआ नहीं है ये। आपको नॉलेज भी नहीं है दूसरे भाषा का, लेकिन आप उसके धुनों को समझेंगे, सुनेंगे तो आप खो जाएंगे। वहां ये नहीं लगेगा कि मैं इस भाषा का व्यक्ति नहीं हूँ तो मुझे नहीं सुनना चाहिए या मुझे समझ नहीं आ रहा। संगीत की यही तो खूबी है कि इसकी न भाषा है न जाति है। वाह। नहीं जी। आप कहीं भी चले जाइए, आप दूसरे कंट्री में भी जाएंगे, वहां का भी म्यूजिक है, वो भी आपको कहीं न कहीं अपनी तरफ खींचेगी। जी। क्योंकि भाषाएं, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन सुर तो वहां भी वही है। वेस्टर्न में भी सी डी एफ जी नाम अलग रख दिए। हमारे यहाँ कोमल तीव्र होता है, उसमें शार्प हो गया, मेजर माइनर हो गया, कुछ अलग सा नाम दे दिया, लेकिन बाकी स्वर तो यही। इसमें देखिए इनके हारमोनियम के बटनों को अगर आप देखेंगे, की को, तो इसमें कोई भाषा लिखा है लेकिन इसमें सारे संगीत है, सारी भाषाओं के संगीत निकलते हैं। तबला से भी शब्द निकालते हैं लोग। हाँ, जो उस्ताद हैं बड़े बड़े, उनको देखा है, उनको बजाते हुए। जाकिर उनका साहब को तो मैंने जी। देखा उनके श्री राम भारती कला केंद्र में जब मैं सीखता था, तो स्टेज पे बगल में सीटें तो सारी भरी पड़ी थी,
सीढ़ियों पे भी लोग बैठे थे। अब हम्म। हम लोग को पास तो मिला था, लेकिन स्टूडेंट को रोका गया था कि आपको सबसे लास्ट में भेजा जाएगा जब सीट रहेगी। अब सीट ही नहीं, तब जिद पकड़ लिए हम लोग। तो लास्ट में वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वो बोला कि चुपचाप बैठना। तो जाकिर साहब जो स्टेज पे बैठे थे उन्हीं के पीछे जा करके हम लोग बैठे देखे उनको। वो तो इतने तरह तरह के म्यूजिक क्रिएट करते हैं, घोड़ा कैसे दौड़ता है, उसकी आवाज कैसे है, जी। बातचीत करते हैं, उसमें भी दुख सुख का भी साउंड निकाल देते हैं वो। तो वो कैसे करते हैं? वो सब अभ्यास से, उन्होंने जो गुरु परंपरा के तहत सीखा। आजकल गुरु मानते कहाँ है लोग, तरह गुरु में ही पहले गुरु का ही परीक्षा लेते हैं कि हमारे ये मेरे गुरु रहने लायक हैं कि नहीं। ये भी फर्क आ गया है, पहले पहले ये नहीं शिष्य था। परीक्षा देते थे कि हाँ, मैं आपके शिष्य बनने लायक हूँ कि नहीं, हूँ आप लायक जाके। हूँ कि नहीं। अब ये परिवर्तन आ गया था। बच्चों को जानकारियां भी तो बढ़ गई है। आजकल सोशल मीडिया के मोबाइल होने से बच्चे ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जी। सर अगर मैं थोड़ा और नज़दीक से बात करूं, अगर आपके पर्सनल क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूं ज़रूर आपसे कि क्या चैलेंज रहता है एक म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर या म्यूज़िक टीचर, अगर म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें उसकी लाइफ में सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या अभी तक आपने देखा है लाइफ में? चैलेंज कि मैं जहाँ मैं जॉब करता हूँ, यहाँ जी। जहाँ मेरे बीच बच्चे आते हैं हुँ। सीखने के लिए, वहाँ मुझे कम समय में रिजल्ट देना होता है। जी। जो संगीत में ज़्यादा वक़्त देना चाहिए, जैसे स्कूल में म्यूज़िक रखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नहीं, साइड में प्राइवेट स्कूलों हाँ, में वही यूज़ कर ऑप्शनल। दिया। हाँ, ऑप्शनल। जी। उसमें भी आप उसका पेपर नहीं दे सकते, सिर्फ़ संगीत सजाने के लिए स्कूलों में रख दिया गया है। जो बेसिक चीज़ है, वो भी नहीं सिखा पाते थे बच्चों को। जैसे जो 7 स्वर है, सारे गामा पधा निसा, पहले उसका अभ्यास कराते। जी। स्कूल मजबूर कर देती है कि आपको कम समय में ये गाना तैयार करके देना है। हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके बीच परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे जो संगीत की बेसिक शिक्षा है, उससे बच्चे वंचित हो जाते हैं। अब जो मेरे जी। से ज़्यादा क्लोज है, जिस बच्चे में ज़्यादा टैलेंट देखता हूँ, तो उसको तो पकड़ के वो खुद भी दौड़-दौड़ के क्लास कोई बंक जा रहा है, तो आ जाता है मेरे पास। लेकिन बच्चे वंचित हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। और एक टीचर के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जी। एक अकेले आप सारा इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कम से कम 2-3 टीचर का होना, एक इंस्ट्रूमेंटल और एक वोकल टीचर हर स्कूल वाले को देना चाहिए। एक टीचर रख लेते हैं, कहते आप ही सारा काम करो। तो वहाँ पे आप एक टाइम में तो एक ही चीज करेंगे, या तो सिंगिंग कराएंगे या तो आप इंस्ट्रूमेंटल कराएंगे। इंस्ट्रूमेंटल कराते हैं तो सिंगिंग वाले बच्चे रह जाते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चा सिंगिंग भी करे और इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करे। कोई बजाने में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है। तो वहां पे जो बच्चे को वक्त मिलना चाहिए एक टीचर का, वो सब नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज। वो बच्चा अपने मन की चीज ना करके मेरे मन की चीज कर रहा है। वो संगीत में भी, अब मान लीजिए उसको गजल गाने का मन हो, मैं कहूंगा नहीं आप भजन गाओ। स्कूल वाले ने बोला है, कॉलेज वाले ने बोला है कि आपको भजन करना है, जी। तो उसके मन की बात तो रह गई। और इंसान कहीं ना कहीं अपने मन से ही उठता है। जी। उसके अंदर जो टैलेंट दे रखा है कुदरत ने, हम लोग क्या करते, किसी बच्चे को तैयार थोड़े करते हैं। वो सब तो तैयार होकर ईश्वर भेजता है धरती पे। उसको थोड़ा पॉलिश किए, उसको इंटरेस्ट जगाए कि नहीं बेटे इधर आओ, इधर आओ, इस क्षेत्र में अच्छा है। उसको थोड़ा टिका के एक जगह रोकते हैं। जी। तो सर इस पे चैलेंज तो आपने बताया, सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग आपके लिए कौन सा मोमेंट रहा है, या सबसे ज्यादा खुश अभी तक अगर आप देखें, चाहे वो स्टूडेंट इंटरेक्शन से हो या किसी बड़ी अचीवमेंट से हो, तो एक ऐसा मोमेंट जिसने आपको सच में बहुत ज्यादा खुश किया हो? सबसे पहले तो संगीत सीखने के लिए जब मेरा एडमिशन हुआ श्री राम भारती कला केंद्र में, जी। अकेला था, शहर आया था, कंपनियों में काम करता था। उस समय जो मेरा एडमिशन के लिए तैयार हो गया, लास्ट इंटरव्यू मेरा था जी। गार्ड बोला कि अब समय खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट ईयर आइएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करके मुझे जाने दो, बहुत दूर से आया हूँ, एक बार मिल लेते हैं। अंदर गए तो तबला वाले सर तबला पैक कर रहे थे। और हमारी जो गुरुजी रही, फर्स्ट गुरुजी, वो चरणजीत सोनी जी रहे। भूपिंदर सिंह गायक का नाम सुना होगा, जिन्होंने गजल गाया है, बहुत सारे फिल्मों में गाया है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, उनका फेमस गजल है। जी। उनसे रिक्वेस्ट किया तो तबले वाले सर जो थे वो बोले कि अच्छा एक बच्चा आया, मैम देख लेते हैं।
तो मैंने जब उनको सॉन्ग बोला बेटा कुछ सुनाओ, तो माँ के साथ जब मैं छोटा था, तो जब सोता था तो माँ गाना सुनाती थी मुझे रोज सोते वक्त। बड़ा निराला बड़ा ही पावन मन भावन एक नाता रे, एक तरफ है सर एक सारी बार दुनिया, गा के सुनाइए एक ना तरफ है माता रे। ये सॉन्ग में उनको सुनाया तो बहुत खुश हुए। जी। बड़ा निराला बड़ा ही पावन मन भावन एक नाता रे, हाँ बड़ा निराला बड़ा ही पावन मन भावन एक नाता रे। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है माता रे, हाँ। बड़ा निराला बड़ा ही पावन मन भावन एक नाता रे। हाँ इसमें एक शब्द आता है जी। जहर, जहर के बदले अमृत देती, मौत के बदले जीना रे, जहर के बदले अमृत देती, मौत के बदले जीना रे। माँ है हीरा माँ है मोती, माँ है एक नगीना रे, माँ है हीरा माँ है मोती, माँ है एक नगीना रे, बड़ा निराला बड़ा ही पावन मन भावन एक नाता रे। और भी लाइनें हैं, कभी जी। समय मिलेगा तो जी सुनाएंगे। जरूर। ये अपने आप में माँ तो एक काबिल एहतराम हस्ती होती है अपने आप में ही, और माँ से ऊपर और कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि ये गीत गज़ल अपने आप में पूर्ण विराम है, जो आप माता के ऊपर सर आपने सुनाया। और आई होप आप सभी को भी ये बातचीत काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसा मेरा मानना है। और इसी बातचीत के ज़रिए कुछ अगर आपको वैल्यू ऐड हुआ हो, थोड़ा भी आपको कुछ और भी इनसाइट्स जानने को मिला हो म्यूज़िक के बारे में, और सर का गायन तो एकदम ज़बरदस्त है ही, और इसी के साथ म्यूज़िक के बारे में और भी सारी चीज़ हम लोगों ने देखी अभी। तो अपने पॉडकास्ट को यहीं विराम करते हैं, और अगर थोड़ी-सी भी आपको वैल्यू एडिशन हुई है इससे, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आगे भी हम मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। सो सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलने के लिए। इट इज़ आवर ऑनर टू हैव यू हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, मुझे भी मौका दिया मन की बात करने का। तो मन की बात बहुत अच्छा, आपने एक इसको एक नाम दिया मन की बात। बहुत सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।